देखिए आपने कोलॉइड्स मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ, राइट। और कोलॉइड में हमने ना क्या पढ़ा था उस दिन कि कोलॉइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये हेट्रोजीनियस होता है या होमोजीनियस, बताइए। हेट्रोजीनियस। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, पर लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस सॉल्वेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। स्टेबल है ये या अनस्टेबल है, बताइए। स्टेबल है। स्टेबल है ये, क्योंकि पार्टिकल ऊपर रहना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, इसकी टाइप्स। कोलॉइड 3 टाइप में बांटा गया है। पहला डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम दोहरा देती हूँ, मीडियम जिसके अंदर एक चीज फैली रहती है, और जो चीज डिस्पर्स रहती है उसे कहते हैं डिस्पर्स फेज। ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। ये 8 टाइप बताए थे मैंने आपको उस दिन, राइट। आज हम पढ़ेंगे कोलॉइड के टाइप, ये इंपॉर्टेंट वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे दो तरह के 2 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, 2 टाइप के। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, टाइप या फिर साइज, 3 टाइप के होते हैं। तो आज हम ये खत्म कर लेंगे सारा का सारा, और प्रिपरेशन भी आज ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 क्लास के बाद कोलॉइड्स खत्म, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ओनली 2 क्लासेस। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 2 करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट, मैंने इसमें ऊपर से कोई दूसरा सब्सटेंस डाला और वो सब्सटेंस ना इसमें बिखर गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड। अगर वो क्या होता, डिसॉल्व हो जाता, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। अगर वो क्या होता, बैठ जाता, तो क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और बिखर जाए तो क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। अब कोलॉइड भी 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। कई कोलॉइड ऐसे होते हैं जिसका इस मटेरियल का और जो ये अंदर सॉल्वेंट है, इनके बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है। मतलब कि ये जो सॉल्वेंट है ना, ये इसको चारों तरफ ऐसे पकड़ के रखेगा, मीन्स इनके अंदर अच्छा तालमेल है। तो जब ये जो सब्सटेंस है, ये रेड वाला, ये बीच में जो रेड वाला सब्सटेंस है, अगर ये इस लिक्विड से लव करता है, मीन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, तो वो नीचे गिरा या फैलेगा इसमें, बताइए। नीचे गिर जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा, नीचे गिर जाए। नहीं। अगर इसका इंटरेक्शन अच्छा है सॉल्वेंट से जो ये सब्सटेंस है, अगर इसका इंटरेक्शन मतलब तालमेल इस सॉल्वेंट के साथ अच्छा है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही रहेगा, तो कोलॉइड बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम कहेंगे इस सब्सटेंस को कहेंगे लायोफिलिक। लायोफिलिक, लायो का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट जिसमें में ये डाला जा रहा है। फिलिक मतलब लविंग, लिक्विड लविंग। इस सब्सटेंस की बात हो रही है, इस सब्सटेंस की। तो जब कोई एक चीज, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपने पानी लिया, उसमें आलू को धो दिया। आलू, आलू के अंदर कौन सा केमिकल होता है, स्टार्च। तो स्टार्च पूरे पानी में फैल जाता है या नहीं फैलता है, पानी धुंधला हो जाता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, पानी में डिस्पर्स होता है, फैलता है, ना कि घुलता है, ना ही बैठता है। वो क्या होता है, फैल जाता है। तो स्टार्च इसका मतलब क्या है, लिक्विड लविंग है, वो उस लिक्विड में रहना पसंद करता है। अब फिर से बताओ मुझे, अगर ये पार्टिकल्स इस सॉल्वेंट के अंदर, ये जो सॉल्वेंट है, जरूरी नहीं है पानी हो, कोई भी सॉल्वेंट, अगर पार्टिकल्स का और पानी का इंटरेक्शन अच्छा है, तो वो रहना चाहेंगे या नीचे गिर जाएंगे। अगर पार्टिकल्स का इंटरेक्शन सॉल्वेंट से, ये सॉल्वेंट है, अच्छा है, तो वो रहना चाहेंगे या गिर जाएंगे नीचे, रहना चाहेंगे। रहना चाहेंगे। इस तरह अब ये कोलॉइड बन जाएगा ना, इस पूरे को क्या कहेंगे, कोलॉइड। और ये कौन सा कोलॉइड बन रहा है, सॉलिड चीज लिक्विड में जा रही है। जैसे मैंने कहा था नमक पानी में जाता है तो सोल्यूशन बनता है, यहाँ पर भी कोई सॉलिड लिक्विड में जा रही है चीज, तो उसको हम सोल कहते हैं। मैंने आपको 8 कैटेगरी बताई थी उस दिन, सॉलिड सॉलिड है तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं।
अगर कोई सॉलिड चीज लिक्विड में जा रही है तो सोल कहते हैं, सॉलिड चीज गैस में जाती है तो एरोसोल, जैसे कि डस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कोई लिक्विड चीज सॉलिड में जा रही हो तो जेल कहते हैं, कोई एक सेकेंड लिक्विड चीज लिक्विड में जा रही हो तो क्या बोलते हैं उसको, इमल्शन कहते हैं। लिक्विड अब फिर से गैस आ गया तो एरोसोल, जैसे की धुंध। ठीक, उसके बाद मैंने आपको दो कैटेगरी और बताई थी कि गैस सॉलिड में है तो उसे फोम कहते हैं, सॉलिड फोम, जैसे कि रबड़। गैस लिक्विड में है तो उसे फोम कहते हैं, झाग वाली फोम, इसका नाम होता है सॉलिड फोम, जो सोफे की गद्दी होती है। ये 8 टाइप है। सोल किसे कहते हैं, सोल जब कोई सॉलिड चीज लिक्विड में जाए तो उसे सोल, कोई सॉलिड चीज लिक्विड में जाती है तो एस और एल के बीच में ओ लगा दो तो क्या बन जाता है, सोल। तो ये बताना मुझे, ये कंटेनर में सॉल्वेंट है, यानी कि पानी या कोई भी सॉल्वेंट, और उसमें मैंने पार्टिकल्स डाल दिए। ये पार्टिकल, ये लिक्विड लविंग है, इस लिक्विड में ही रहना चाहते हैं, गिरना नहीं चाहते। तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस को लायोफिलिक सब्सटेंस, लायोफिलिक। और इस पूरे को क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे लायोफिलिक कोलॉइड, या फिर सीधा सोल, क्योंकि कोलॉइड का ये टाइप है ना, सोल। बात समझ आ गई। यस मैम। अब दूसरा, अगर मेरे पास ये लिक्विड में मैंने कोई सब्सटेंस डाला, वो इस लिक्विड से दूर जाना चाहता है तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा तुरंत। यस और नो, अगर वो उससे दूर जाना चाहता है तो यस और नो, वो नीचे गिर जाएगा। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर मैं ये कोलॉइड बनाना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये बन जाए, ये फैले, तो मुझे कोई केमिकल टेक्निक लगानी पड़ेगी, यानी मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी, तब जाके ये गिरी हुई चीजें इस पूरे में क्या होंगी, फैलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्पर्स, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, यानी कोलॉइड। तो यहाँ पर हम कोलॉइड बनाना चाह रहे हैं कि एक चीज दूसरे में फैल जाए, फैल जाए, पर वो नीचे गिर रही है बार बार। तो मुझे कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें फैलेगा। जैसे कि कुछ दवाइयां बनाते हैं, आवाज आ रही है आपको, यस मैम। दवाइयां बनाते हैं, मुझे दवाई बनानी है, मैं चाहती हूँ कि वो दवाई उस लिक्विड में तैरे, ना कि बैठ, तैरे भी नहीं, मतलब पूरे में फैल जाए उस लिक्विड में, ना कि वो बैठे ना ही तैरे। तो मुझे वहां पे क्या लगानी पड़ती है, कुछ मेथड, कोई केमिकल डालना पड़ता है, बाहर से कोई केमिकल डालते हैं, तब जाके, तब जाके ये क्या होगा, इसमें फैलेगा। जैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसा है जो टिक नहीं रहा, नीचे गिर रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई दूसरा लायोफोबिक सोल आता है, इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, इस वजह से ये चीज इस लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं होती। असल में ये सब्सटेंस इस लिक्विड से हेट करता है, ये जो सब्सटेंस है इस लिक्विड से क्या करता है, नफरत, हेट। तो लिक्विड हेटर है ये, लिक्विड हेटर, लिक्विड हेटर, लिक्विड से दूर जाने वाला, दूर जाने वाले को कहते हैं फोबिक, लायोफोबिक, लिक्विड से हेट करने वाला। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये बताओ मुझे, मैंने आपको अभी क्या बताया कि दो मेरे पास लिक्विड है, सेम लिक्विड, एक सब्सटेंस तो इसमें अच्छे से फैल रहा है, दूसरा बार बार गिर रहा है, मैंने कोई टेक्निक लगा के इसको ऐसे बनाया है, तो कौन सा है जो डायरेक्टली बन गया, बताइए डायरेक्टली कौन सा बना, भाई दो चीजों को मिक्स किया और बन गया, किसी लायोफिलिक। तीसरे की जरूरत नहीं पड़े, पहले वाला। तो इसे बोलते हैं लायोफिलिक सोल, सोल मतलब कोलॉइड, और इसे बोलते हैं लायोफोबिक सोल, यानी कोलॉइड। कोलॉइड क्यों बोल रहे हैं, सोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड चीज की बात लिक्विड में जाने की हो रही है, तो उसका एक नाम होता है सोल। जैसे पेंट, जैसे खून, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, दवाइयां। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट कि इनमें से ये वाला डायरेक्टली बनता है, जबकि ये स्पेशल मेथड से बनता है, मतलब कोई तीसरी चीज डालनी पड़ेगी बनाने के लिए। दूसरा ये बताओ, इजीली कौन सा बन जाता है, ये इजीली बनता है, ये इजीली नहीं बनता। आप मुझे ये बताओ किसको अलग करना आसान है, एक दूसरे से अलग करना, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, दूसरे वाले को।
मैं ये कह रही हूँ डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम किसे कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। फेज तो सब उसको कहते हैं जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, मीडियम होता है जिसमें वो डिसॉल्व होता है। हाँ वेरी गुड, जिसमें वो होता है मीडियम, जो होने आता है फैलने आता है उसे डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज और मीडियम को अलग किस में किया जा सकता है, इसको हम इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट समझते हो क्या होता है, पार्टिकल्स को यस इकट्ठा मैम। करके नीचे गिरा दो। इसे पीपीटी होना बनना कहते हैं, आपने पक्का देख रहा होगा 100% पीपीटी। जबकि इसको पीपीटी बनाना क्या है, डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड लविंग है, वो उस लिक्विड में रहना चाहता है, गिरना नहीं चाहता। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट था। नंबर 4 ऑप्शन, अब ये बताओ, मैंने ना इनको ना दोनों के पीपीटी बना दिए, मतलब दोनों को कैसे भी करके बिठा दिया। इसको बिठाना मुश्किल होता है, पर मैंने इसको भी बिठा दिया और इसको भी बिठा दिया। किसको दोबारा से बनाया जा सकता है कोलॉइड आसानी से, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले को, यस। ये रिवर्सिबल कहलाता है और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है। जी मैम। एक मिनट। हाँ भाई, रिवर्सिबल क्यों बोला है इसको, अगर कोई पूछे आपसे, बिकॉज इसको पहली बात तो अलग करना मुश्किल है। चलो हमने अलग कर भी दिया तो दोबारा शेक करो इसको नीचे, इसको दोबारा आपस में शेक करो, इस ढक्कन बंद करके शेक करो, दोबारा बन जाएगा। इसको फिर से किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वापस से किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, राइट। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जितनी भी क्या नाम है आपका, विशाल, जितनी भी नेचुरल चीजें होती है ना, पेड़ों से हमें गम मिलता है, पता है, गम, रबड़, स्टार्च, आलू में, यस। चावल में, भुट्टा यानी मेज, मक्का, उसमें स्टार्च होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, शकरकंदी, इन सब में स्टार्च होता है। तो आप ना जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो चार सारी की सारी पानी में मतलब डिस्पर्स हो जाती हैं, नहीं तो हम उन्हें खाते पीते या यूज भी नहीं करते। जैसे स्टार्च हो गया, पानी में अगर वो डिस्पर्स होता है तभी तो खा पी पाएंगे, शरीर में जाके अंदर उसे बहना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, गम, स्पेलिंग समझ आ रही होगी, जी स्टार्च, मैम। रबर, रबर मैं आज दिखा देती हूँ कैसे दिखते हैं। रबर वाइट वाइट सा होता है, पानी में पेड़ों से निकलती है रबर, लेटिक्स बोलते हैं उसको। उसके वो अलावा मैंने जेलेटिन। एग्जांपल दिया था वो भी। अच्छा, तो ये सारे के सारे लायोफिलिक वाले होते हैं, लायोफिलिक। और लायोफोबिक के एग्जांपल्स देखो, मुझे सोने का पानी, आपने सुना होगा सोने का पानी, सोने, गोल्ड सोल बोलेंगे, गोल्ड सोल। गोल्ड सोल का क्या मतलब है कि ये मेरे पास पानी है, मैंने इसके अंदर ना गोल्ड यानी एजी, एयू, इस तरह के गोल्ड, सोना चांदी, इस तरह इसको पानी में ना डिस्पर्स करना है। व्हाट इज डिस्पर्स, फैला देना है। तो कोई भी हो सकता है वो मेटल, गोल्ड जरूरी नहीं है, सिल्वर, प्लैटिनम, कोई भी गोल्ड, मरकरी, कुछ भी। तो जब एक मेटल पानी में या किसी लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तो वो होता नहीं है, उसे करवाना पड़ता है। तो मेटल के जो सोल होते हैं ना, वो लायोफोबिक होते हैं। लायोफोबिक मतलब कोई लिक्विड में मेटल को फैलाना है, वो फैलते नहीं है। ध्यान रखना, मेटल थोड़ी ना फैलेगा, वो पानी से रिएक्शन करता है पर ऐसे फैलता थोड़ी ना है। और मेटल के सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड का क्या मतलब है, जैसे कि ये देखो, AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड, ये मेटल का सल्फाइड है ना, जैसे PbS, इस टाइप से। तो ये सारे सल्फाइड हैं, इनको फैलवाना पड़ता है, ये फैलते नहीं है खुद। तो आप मुझे फटाफट से ये बताइए,
कि यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन। एक बार अब ये चैप्टर देख लो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की ये पूरी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा जी है। मैम, पढ़ अब हम लिया पढ़ते सब हैं, कुछ। अभी ये बताओ इस चैप्टर में क्या करवाना है, अगर आता है तो फिर मैं वो टॉपिक छुड़वा देती हूँ जो आते हैं। अरे नहीं, मतलब जितना आपने करवाया है एनसीईआरटी से मैं साथ साथ पढ़ता हूँ ना, मैं वो कह रहा था। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि भाई कौन सा फेज है कौन सा मीडियम है। दूसरा नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम, उनमें कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छा या गुड, नॉट गुड। अगर अच्छा इंटरेक्शन है तो लायोफिलिक, नहीं है तो लिक्विड हेटर। और टाइप ऑफ पार्टिकल, भाई छोटा साइज का पार्टिकल है, थोड़ा सा बड़ा है या और बड़ा है, इस तरीके से। तो आप पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कल, फिजिकल स्टेट। भाई ये सॉलिड लिख, मैंने तो इस तरीके से याद करवाया था आपको, 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार लिक्विड, 2 बार गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। गैस और गैस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाती है, वो फैलती है, मिक्स होती है अच्छे से। यूं नहीं है कि थोड़ी ज्यादा है इधर थोड़ी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये इसके 8 टाइप्स हैं, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, एरोसोल, इमल्शन और ये सोल, ये 4 इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान। सोल सबसे आसान है, याद रखना। कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड में फैलती है तो सोल होता है, याद करने के लिए, नमक पानी में घुलता है, सॉल्यूशन होता है। यहाँ सॉल्यूशन नहीं, कोलॉइड की बात है तो सॉल्यूशन पूरा ना बोल के सोल बोलेंगे, ठीक है। और जब भी आपका गैस एक मीडियम होगा तो उसको एरोसोल कहते हैं। देखो 2 बार गैस मीडियम है, दोनों को एरोसोल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमल्शन, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को इमल्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है दूध या हेयर क्रीम, राइट। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, पेपर में ये आता है। मैं तो छोटा सा आपको एक डेमो सा दे देती हूँ। मैंने पूछा व्हाट यू मीन बाय एरोसोल, तो अब एरोसोल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब मेरा डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो उस हम एरोसोल कहते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के फेज हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है या डिस्पर्स लिक्विड। सॉलिड है तो वो स्मोक होगा या डस्ट होगी, और डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है तो वो फोग होगा या क्लाउड होगा। ये हो गया एरोसोल। ये 3-4 चीजें हैं विशाल, एक शब्द होता है एरोसोल, इकोसोल, एल्कोसोल, एक होता है बेंजोसोल, एक होता है हाइड्रोसोल। अब इन सबका क्या मतलब है, जब जब इनमें देखो इसका मिल गया, इसका मैम मिल आपकी गया आवाज नहीं अल्कोहल, आ रही, आवाज नहीं इसका आ रही मिल मैम। टीन। जी मैम। मैं ये बोल रही थी, जब जब डिस्पर्जन मीडियम, जो नीचे वाली चीज है ये मीडियम गैस होगा तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। जब जब मीडियम बेंजीन होगा तो उसे हम बेंजोसोल कहते हैं। जब जब मीडियम अल्कोहल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोसोल। और जब जब मीडियम हाइड्रो होगा, हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोसोल। हाइड्रो के अलावा एक्वा शब्द भी यूज कर सकते हैं, एक्वासोल। पेपर में ना ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये कहा है इन सब तीनों के एग्जाम्पल दो। एक तो एरोसोल देखा होगा शायद, एक एल्कोसोल, तीसरा एक्वासोल, एक्वा। मैं तीनों के एग्जाम्पल दे देती हूँ, बहुत आसान है। आंसर नंबर 1, एरोसोल के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है, फोग भी हो सकता है। दूसरा एल्कोसोल बाद में, पहले हाइड्रोसोल। अभी मैंने बताया था सोने को पानी में डिस्पर्स करा दो तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल। तो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, कि सोने को पानी में फैला दो। तीसरा अल्कोसोल का एग्जाम्पल, आपने कभी, अभी तो नहीं खैर, बचपन में तो चोट लगती थी तो एक दवाई सी लगाते थे तुम्हारे, तो पेरेंट्स डॉक्टर है ना, पापा और भाई, तो वो यूज करते होंगे, दवाई लगाते हैं चोट लगने पर, घाव लगता था। अब तो बेटाडीन वगैरह आ गया है,
एक नीली सी दवाई होती थी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसका नाम होता था, टिंक्चर। और वो कुछ नहीं है, बस उसमें क्या होता है, एक एल्कोहल होती है, एल्कोहल पता होगा ना, एंटीसेप्टिक होती है जी एल्कोहल, मैम। शराब। तो इसके अंदर एल्कोहल और पानी का मिक्सचर होता है, एल्कोहल बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पानी, ठीक है, और साथ में थोड़ा थोड़ा आयोडीन इसमें फैला होता रहता है। इस मिक्सचर को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसमें मीडियम कौन है, एल्कोहल। तो एल्कोसोल का एग्जाम्पल क्या होगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्यों, क्योंकि आयोडीन एल्कोहल में डिस्पर्स होता है, तो आयोडीन उसका डिस्पर्स्ड फेज है, और मीडियम क्या है, एल्कोहल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया सारा का सारा। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं मैम, अभी नहीं हो रही। अब हो जाएगी। ये हमने पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम में कैसे इंटरेक्शन है, बताना कितने तरह के होते हैं कोलॉइड इंटरेक्शन के बेसिस पे, 3 तरह के। इंटरेक्शन के बेसिस पे। 2 तरह के। दो तरह के, एक तो क्या, लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक, फोबिक। अब मुझे ये बता दो, अगर मैं एक झटके में पूछूं रिवर्सिबल कौन होता है, रिवर्सिबल लायोफिलिक, फिलिक या लायोफिलिक। फोबिक? लायोफिलिक। उसको अलग कर दिया वापस बन जाएगा। और कौन सा है जिस पीपीटी बनाना आसान है? लायोफोबिक। बिल्कुल सही। तो आप इसको पढ़ लेना, लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग। उसके बाद एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबड़, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये बताया गया है कि इनको, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाँ जी मैम। हाँ, इन्होंने कहा है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते। इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स फेज, मान लो हमने कर भी दिया, इनको हम दोबारा से मिक्स करके बना सकते। हाँ, ये रिवर्सिबल होते हैं। और दूसरा, दे आर स्टेबल, ये स्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशाल, इसको टिक कर लो या कहीं लिख लो, ये स्टेबल होते हैं। हाँ और जी ये मैम। इनको कोएगुलेट, हम कोएगुलेट, कोएगुलेट का मतलब होता है पीपीटी बनाना, कोएगुलेट मतलब इकट्ठा करना। तो इनको इकट्ठा करना क्या होता है हमारे लिए तो इसका मुश्किल, मतलब क्या होता इन्हें है, अलग ही नहीं कर सकते। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब ये होता है, देखो ये ब्लड है, ये हमारी नस है, मान लो आर्टरी या वेन है, इसमें क्या बह रहा है, ब्लड। ब्लड में दो, मतलब चार चीजें होती हैं, एक लिक्विड पोर्शन जिसको आप प्लाज्मा कहते हो, और बहुत सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो वो इसका फेज है। और ब्लड में और भी चीज होते हैं, ग्लूकोज वगैरह वगैरह, वो इसका सारा फेज है। बस जो प्लाज्मा है ना, यानी पानी वाला कंटेंट, वो इसका मीडियम है। अब कोएगुलेट का क्या मतलब है, कि इन सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर देना। जब चोट लगती है, तुमने देखा है खून इकट्ठा हो जाता है, क्लोटिंग होती है, फिब्रिनोजन की वजह से वो उस क्लोटिंग, कोटिंग हो जाती है। वो क्लोटिंग ही कोएगुलेशन है, कि खून का इकट्ठा हो जाना। कैंसर होता है, ट्यूमर, उसमें यही हो जाता है। कि कैंसर में क्या होता है, मतलब वो जो ब्लड है, वो ट्यूमर नहीं होता, वो ब्लड वहां पे कोएगुलेट हो जाता है, इकट्ठा, क्लोटिंग होती है, कोएगुलेशन हो जाती है, समझे? जी। तो हाँ जी। चीजों का इकट्ठा होना ही कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। जैसे तुमने देखा मशीन में कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं सेंटर में, हम्म। कोएगुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए। जैसे ये शब्द हम उसमें भी यूज करते हैं, कोएगुलेशन, पानी का इकट्ठा होना, बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है, उसे भी कोएगुलेशन कहते हैं। तो चीजों का इकट्ठे होने को कोएगुलेशन, पीपीटी बनना। तीन शब्द होते हैं, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, एक और शब्द होता है फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। ये तीनों एक ही वर्ड है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल एक ही वर्ड है, इकट्ठा होना। तो ये देखो, आप मुझे ये बताओ, ये अभी कोलोइड है या नहीं है, ये चीज? ये कोलोइड है या नहीं है अभी? हाँ जी मैम।
और इसके पार्टिकल्स को एक जगह पे ऐसे इकट्ठा कर दो, तो अब ये कोलॉइड नहीं रहा। इस पीपीटी बनना, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन। ओके, तो अब ये भी ध्यान रखना, लायोफिलिक वाले स्टेबल है, मतलब वो ऊपर रहना चाहते हैं, हमेशा मोशन में रहेंगे पर चाहते हैं। अब आ जाओ लायोफोबिक। लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेटल और उनके सल्फाइड, ये लिक्विड हेटर है। इनको हम व्हेन सिंपली मिक्स्ड, ये डू नॉट फॉर्म, ये सिंपली मिक्स करने से नहीं बनते। कैसे बनते हैं, स्पेशल मेथड, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लिखा है इसमें। इनको हम लायोफोबिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बनते। इनके पीपीटी कोएगुलेशन जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। दूसरा, इन एक बार पीपीटी बन गए तो डू नॉट गिव बैक, वापस से नहीं बनते ये दोबारा से, इसलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, इन्हें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। आपने देखा है जितने भी आप लोशन वोशन लेके आते हो, कभी नोटिस किया हो, लोशन, लोशन, टोमेटो केचप, जैम, हनी, ये सारी चीजों में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, कभी नोटिस किया हो, सुना होगा, फूड स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। तो क्यों डालते हैं, क्योंकि स्टेबल नहीं रहते। लोशन, क्रीम, जितनी भी, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर्स होते हैं, क्योंकि वो नीचे अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो तीसरी चीज डालनी पड़ती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब मुझे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। आप एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता सकते हो तीन? उसके बाद फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, वही सारी है, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तीसरा, कि हम पाउडर चीजों को क्यों यूज करते हैं एज एन एड्सॉर्बेंट, क्योंकि उनसे सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हाँ। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, जब हम प्रेशर वर्सेस, ये होता है एड्सॉर्प्शन का ग्राफ बनाते हैं जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, इस ग्राफ को ही क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। आप मुझे एक बात बताना, मैंने आपको कहा था कि ये कोई सरफेस है, इस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था आपको शायद। अगर मैं इस सरफेस को सीधे की बजाय, ये पूरा ना सॉलिड, ऐसा इतना बड़ा सॉलिड है, मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ टुकड़ों में ऐसे गड्ढे से कर दूं इसमें, देखो मैंने इसके गड्ढे से कर दिए। अब एक बात बताओ, कहाँ है ज्यादा सरफेस एरिया, भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ऊपर ऊपर है फ्री, पर इसके जो अनबैलेंस फोर्स है वो इस तरफ भी तो होंगे, नीचे की तरफ। यस और नो, ये जो नीचे का बन गया, एक और नई सरफेस आ गई। तो हम किसी चीज को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी उसको पाउडर बना के, क्या बना के, पाउडर, या उसको हम पिटिंग कर देंगे, पिटिंग मतलब पिटाई, मतलब कि उसको, जैसे डेंट नहीं आ जाते, तुमने देखा है जंग कब ज्यादा लगता है, प्लेन सरफेस पे जंग देर से लगता है, पर लेकिन जहाँ पे डेंट लगा हो ना गाड़ी पे या कहीं, वहां जल्दी लगता है, मुड़ा हो, कुछ कुछ मुड़ रहा हो, क्योंकि नई सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो किसी सरफेस को रफ बना दो। आपने कभी घर बनते हुए देखा हो, तो जो टाइल होती है ना वो सीधी नहीं चिपकती कभी दीवार से, टाइल को ना पीछे से स्क्रैच करना पड़ता है बहुत ज्यादा, या दीवार पे स्क्रैच करना पड़ता है, उसे खुरदुरा बनाना पड़ता है, फिर दो चीजें आपस में क्या होती हैं, चिपकती हैं। कभी नोटिस किया हो तो हम किसी चीज को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, एक्टिवेशन, तो उसको पाउडर बना के, उसको डेंटिंग डेंट करके, उसके ऊपर डेंट करके, और अगला उसको रफ बना के, किसी सरफेस को रफ बना के उसके एक्टिवेशन किया जा सकता है। कैटालिसिस ना पेपर में से कट गया है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि नहीं रहा कैटालिसिस वाला टॉपिक। उसके बाद ये एक्सोथर्मिक होती है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पढ़ो। ये कह रहे हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने तरह के कोलॉइड होते हैं और उनके नाम क्या हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने तरह के होते हैं, 8 टाइप। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, विशाल, कितने तरह के होते हैं, 8। कौन कौन से, सॉलिड सोल बताया था, सोल, 2 बार तो एरोसोल आ गया था, एरोसोल, इमल्शन, फोम और फोम, टोटल ये 8 हैं, एक जेल भी था बीच में, ये 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन, ये मैंने आपको आपने तो खुद ही किया था वैसे, बहुत सही लगा उस दिन मुझे।
आपको ये 4 ग्राफ बताए थे, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, याद आया? Yes, ma'am. टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तो उसे बार आइसोथर्म कहते बोलते हैं हैं। मैम टेम्परेचर, हाँ आइसोथर्म। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिजिकल का और केमिकल का ऐसा ग्राफ सेम बनेगा, बस फिजिकल में ये लाइनें 3-4 2-3 बार बना दो, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि मल्टी लेयर होता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर वर्सेस बनाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोबारिक। आइसोबार्स। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो कम होता है और केमिकल में बढ़ता है और फिर कम होता है। ये 4 ग्राफ आपको आने नहीं, बहुत जरूरी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल? बता दिया। क्या बोलोगे इसका एग्जांपल? गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, व्हेन मिक्स विद सॉल्वेंट दे गेट्स डिस्पर्स एंड इजीली फॉर्म। जब इजीली बन जाए बिना किसी स्पेशल टेक्निक के लायोफिलिक, इजीली नहीं बने तो लायोफोबिक। इसमें 3 डिफरेंस भी लेने हैं और एग्जाम्पल देना है। लायोफिलिक का एग्जाम्पल जैसे गम सॉल्यूशन, गम सोल, और लायोफोबिक का एग्जाम्पल मेटल सोल या मेटल सल्फाइड सोल। विशाल, हाँ जी मैम। पर ये याद करो, लायोफोबिक के एग्जाम्पल याद करो, फोबिक के, मेटल सोल या मेटल सल्फाइड सोल। अभी करो। हो गया मैम। चलो, अब पूछा है इसमें, आप क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट का आंसर देना, लास्ट लाइन का आंसर। वाई आर हाइड्रोफोबिक सोल इजिली कोएगुलेटेड? क्योंकि मैम वो पहले से ही वैसे होते हैं। लेस इंटरेक्शन, लेस हम्म, इंटरेक्शन, है ना? ये हाइड्रोफोबिक मतलब जहाँ पे पानी हो, सोलवेंट। ये कह रहे हैं वो इजीली क्यों नीचे क्यों बैठ जाते हैं? ड्यू टू लेस एफिनिटी टूवर्ड्स सॉल्वेंट। उसकी सॉल्वेंट की तरफ जाने की चाहत ही बहुत ही कम होती है। ठीक है, एंजाइम वाला शायद कट गया इस बार। हम्म, और अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। ये वाला भी पढ़ाऊंगी आज ही, इसको आज करेंगे। पहले 14 का आंसर, ये होने वाले हैं फिर खत्म हो जाएंगे। 14 का आंसर दो। हाउ आर कोलॉइड क्लासिफाइड? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। हमने 8 कैटेगरी, ये तो हो गया। नेचर अभी पढ़ाया नहीं है, ये वाला बताओ एक बार। इंटरेक्शन के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं? तो विद नेम। लायोफिलिक और लायोफोबिक। और पीछे सोल लिख के आना, सोल, क्योंकि यहाँ सॉलिड को लिक्विड में डालने की बात की जा रही है। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये कट गया है सिलेबस से, ये कट गया है सिलेबस से, ये कट गया है सिलेबस से, ये गया, ये गया। 26 क्वेश्चन कर सकते हो? 26। हाँ जी मैम, हो जाएगा। एल्कोसोल का एग्जाम्पल क्या था? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एल्कोसोल किसे कहते हैं? जब कहीं पर डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? सॉलिड एल्कोसोल से, का डिस्पर्जन सॉलिड से है लिक्विड। भाई, मैं कह रही हूँ एल्कोसोल की डेफिनेशन क्या है, मतलब किसको कहते हैं एल्कोसोल? जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? एल्कोहल। देखो 3 चीजें पूछी हैं, एल्कोसोल, अगला एरोसोल, अगला हाइड्रोसोल। तीनों में क्या डिफरेंस है? इसमें इन तीनों का डिस्पर्जन मीडियम अलग है। इसका मीडियम अल्कोहल है, इसका मीडियम गैस है, इसका मीडियम वाटर वाटर है। समझ आया कुछ? यस मैम। और उन्होंने कहा एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल टिंक्चर ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की छोटे छोटे पार्टिकल्स अल्कोहल में खुले रहते हैं। एरोसोल का एग्जाम्पल सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस, जैसे कि स्मोक, डस्ट, फोग। हाइड्रोसोल का एग्जाम्पल अभी पढ़ा, गोल्ड सोल, मेटल सल्फाइड सोल, कोई भी एग्जाम्पल। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें से ये क्वेश्चन रह गए। और ये हम कब करेंगे? जब हम कोलॉइड्स को, ये तो हो गया ना, एक रह गया बस, अब ये रहता है बस। इसको हम कब करेंगे? जब हम कोलॉइड्स को पढ़ लेंगे। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। चलो
चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? कोलॉइड और सस्पेंशन। हाँ, तीनों में। ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड में और सस्पेंशन में सबसे बड़ा अंतर क्या था? ये बैठ जाता है, ये घुलता है और ये बीच में रहता है। तो इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, इसके थोड़े से बड़े और इसके बहुत बड़े होते हैं। इसके पार्टिकल का साइज 10⁻³ नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच के होते हैं पार्टिकल्स। इसके क्या होते हैं? 10⁻³ -3। नैनोमीटर की छोटे। इसकी तरफ एरो है ना, मतलब साइज छोटा होता है। इसकी 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़े बड़े। होते हैं साइज, बड़े, और इसके 10⁻³ से भी छोटे, यानी इनकी रेंज होती है ये। अब सुनना विशाल, देखो ध्यान से एक बात बता रही हूँ, बहुत फोकस करके सुनना, पक्का समझ आ जाएगा। देखो, मैंने ना सोने को पानी में डालना है, इसको गोल्ड, गोल्ड। तो जैसे ही मैंने गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण, बिल्कुल हम देख नहीं सकते उनको, छोटे छोटे को इकट्ठा ही सोना देखते हैं हम तो, पर उसके भी एक एटम होता है। आवाज आ रही है? यस मैम। अब मैंने जैसे ही गोल्ड को डाला ना, तो गोल्ड इसमें बिखरता नहीं है। अभी पढ़ा था ना, गोल्ड कैसा होता है? लायोफोबिक, लायोफोबिक होता है, वो दूर जाना चाहता है, वो इस ना रेंज में नहीं आ पाता। इसका साइज बहुत छोटा है, गोल्ड का जो साइज है 10⁻³ नैनोमीटर से, ऐसे थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि वो कोलॉइड नहीं होता। पर मुझे तो कोलॉइड बनाना है, तो पता है क्या करता है वो, कैसे बनता है? बहुत सारे एयू एयू इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो कितने आ गए यहाँ पे, एक है या मल्टी है? एक है या मल्टी है? मल्टी। तो हम क्या कहेंगे कि ये अब कोलोइडल रेंज में, इस जो साइज है, इसका जो साइज है 10⁻³ से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में अब जाके आया है। अब आया, पहले नहीं था इस एक पार्टिकल का साइज। ऐसे ये एयू, बहुत सारे एयू पहले ना इकट्ठे से हो जाते हैं, उसके बाद वो रेंज में आते हैं। समझ अब आ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। तो इस तरह का कोलॉइड, जिसमें एक एक पार्टिकल तो कोलॉइडल रेंज में नहीं थे, पर जब वो इकट्ठे से हो गए ना, तब वो रेंज में आए हैं, तब किसी भी डायरेक्शन में, पर अब जाके आए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी। मल्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मोलिक्यूल, मल्टी मोलिक्यूल मतलब बहुत सारे एटम या मोलिक्यूल इकट्ठे हुए, फिर रेंज में आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। एग्जाम्पल समझ आ गया? तुम एक बात और सुन लो, जो सल्फर होता है ना, सल्फर, कभी सल्फर होता ही नहीं अकेला, एक एस तो होता नहीं है, बहुत सारे सल्फर मिलके रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? S8। एक सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S8, और ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। हाँ जी मैम। ये एक सल्फर का फॉर्मूला है, एक सल्फर ऐसा है, पर इसका भी साइज 8 सल्फर होते हुए भी छोटा होता है। मतलब कि इसको हम पानी में डाल दें, तो ये जो सल्फर है ना, ये अभी कोलॉइड नहीं बनाता। क्यों? इसका साइज कैसा है? अब भी छोटा है। तो क्या होता है, बहुत सारे S8 आपस में ऐसे पास पास आके इकट्ठे हो जाते हैं, S8, बहुत सारे S8। ये देखो, और अब जाके ये इतने सारे मिलके अब जाके इस रेंज में अब आए हैं, अब आए हैं, अब बिल्कुल अभी। तो बहुत सारे सल्फर जब जुड़ते हैं तब जाके रेंज में आते हैं, तो इसे किसका एग्जाम्पल कहेंगे? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। तो मुझे ये बताओ, ये ये क्या है? किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम? टाइप के बेसिस पे। कुछ कोलॉइड तो ऐसे होते हैं, झट से वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, पर कुछ का साइज क्या होता है? छोटा। तो अब हम टाइप यानी कि साइज के बेसिस पे 3 कैटेगरी में होते हैं कोलॉइड। पहला पढ़ चुके हैं, मल्टी मोलिकुलर। दूसरा आज पढ़ेंगे मैक्रो मोलिकुलर।
तीसरा पढ़ेंगे एसोसिएटेड। एक बार नाम याद कर लो, मैं पोज ले रही हूँ। मल्टी, मैक्रो, एसोसिएटेड। मुश्किल नहीं है ये, बस कहानियां हैं बस। मल्टी, मैक्रो, एसोसिएटेड। मल्टी मोलिकुलर किन्हें कहते हैं? जब पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो रेंज में नहीं थे, वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, पास पास आ गए, तब जाके रेंज में आए, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। मल्टी, बहुत सारे पार्टिकल रेंज में आए और तब उसने कोलॉइड बनाया। अब पढ़ते हैं मैक्रो। अब मैक्रो का मतलब तुम बहुत बड़ा मत समझना कि उसकी रेंज तो रेंज से बाहर होगा, नहीं, वो फंडा नहीं है मैक्रो मोलिकुलर। आप तो बायो वाले स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा होगा कि जो स्टार्च होता है, जो प्रोटीन होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं इनके? एक एक मॉलिक्यूल के भी छोटे हैं। बड़े दिखने में हमें नहीं दिखते, छोटे हैं, पर लेकिन एक एक स्टार्च के एक मॉलिक्यूल, विशाल, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल भी एक पॉलीमर होता है, मीन्स बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े रहते हैं एक स्टार्च में। तुमने पढ़ा तो होगा ये बायो में। स्टार्च, सेलुलोज, इन सब का एक मॉलिक्यूल भी एक बिग फॉर्मूला है। प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल पढ़ा नहीं था, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, डीएनए आरएनए, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बना के रहते हैं, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है डीएनए का। बात समझ? तो ये जो है ना, इनका एक मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल भी मैक्रो होता है, मीन्स बिग। साइज में वैसा वाला साइज में बिग नहीं कि 10 की पावर 3 नैनोमीटर से साइज बिग है, नहीं, इनका फॉर्मूला ही बिग है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि नमक को देख लो, ये एक मॉलिक्यूल है, बस खत्म, शुरू और खत्म हुआ, Na और Cl। जबकि स्टार्च का एक मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा होता है, देखो C6H10, O6 N टाइम्स, O5 आएगा N टाइम्स, एक मॉलिक्यूल भी इतना लंबा है इसका। तो जब मेरे आलू के आलू का जो रस पानी में डाल दो, स्टार्च आ गया, तो वो जो कोलोइड बनेगा उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड कहते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड का मतलब जिस कोलोइड पार्टिकल का डिस्पर्स्ड फेज खुद ही एक मैक्रोमोलिक्यूल हो। इसका मतलब ये नहीं है साइज इज वेरी बिग, फॉर्मूला इज वेरी बिग, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये बताओ मल्टी मोलिकुलर क्या होते हैं? जिन पार्टिकल का साइज छोटा था पर वो एग्रीगेट हो गए। और मैक्रो क्या होते हैं? जिनका हर एक मॉलिक्यूल ही एक मैक्रोमोलिक्यूल हो, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बस खत्म, हमारी क्लासिफिकेशन खत्म। अब तुम्हें एक वो छोटी सी वो पढ़ा होगा, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेशन बताना है, सबसे जरूरी है वो, फिर तो चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। टाइप, साइज के आधार, यानी कौन सा पार्टिकल कौन सा बैठा है अंदर, उसके बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कि भाई पार्टिकल है कौन। 3 तरह के होते हैं, मल्टी मोलिकुलर अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, पार्टिकल मैक्रोमोलिकुलर तो मैक्रोमोलिकुलर, और साबुन हो तो क्या कहते हैं, एसोसिएटेड। अगर साबुन है तो क्या कहते हैं, एसोसिएटेड। बारी बारी से इसको रिवाइज करते हैं और मैं बोलती हूँ, तुम सुनो जल्दी। देखो, इसमें लिखा है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। विशाल एक बार रीड करियो इसको। ओके। दिख रहा है ना इसमें क्या लिखा है, कि इन पार्टिकल का साइज छोटा होता है पर वो एग्रीगेट होकर रेंज में आते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सोल, उसके बाद सल्फर सोल, यहाँ पे लिख देती हूँ AU सोल और सल्फर सोल, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये बताओ, ये गोल्ड सोल और सल्फर सोल, अगर इनको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पूछूं, लायोफिलिक है या लायोफोबिक में आएंगे? गोल्ड सोल और ओबिक। सल्फर, वेरी गुड। तो यहाँ पे वो हमने किसके आधार पे कैटेगराइज किया था, उनके इंटरेक्शन।
और यहाँ उनका टाइप कि वो है कौन सा। अगला मैक्रो, मैक्रो तो फटाफट से पढ़ लो, ये स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारे क्या होते हैं, मैक्रो मीन्स जिनका पार्टिकल ही एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। एसोसिएटेड ना विशाल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ अभी एक हिंट दे देती हूँ, बाकी हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। साबुन के बारे में सारा पूरा एक टाइम लग जाएगा, मैं आगे पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि सिलेबस खत्म कराना है। एसोसिएटेड का हिंट हिंट यहाँ दे देती हूँ, बस पढ़ो। एसोसिएटेड एसोसिएट तुम जानते ही हो, एसोसिएट मतलब किसी से एसोसिएट करना, जैसे तुम्हारा और मेरा एसोसिएशन हुआ है, अभी रिंकू नहीं कर पा रही है, तो इंटरेक्शन एसोसिएशन। अब सुनो ध्यान से, देखो जब पार्टिकल्स ना इस पानी में आके, पानी है ना ये कंटेंट, ये सॉल्वेंट है, और डिस्पर्स के पार्टिकल्स है ना, फेज के पार्टिकल, वो पानी में आके ना जैसे साबुन होती है ऐसे ऐसे नहीं फैले, नहीं, वो एग्रीगेट हो गए, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऐसे एग्रीगेट हो गए, ऐसे ऐसे। मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी साबुन कैसे स्कम बनाती है, क्या करते हैं, बट नॉट टुडे क्योंकि आज हम काफी आगे बढ़ गए, फ्रेश माइंड से बताऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ये मिसैले बोलते हैं इसको। ऊपर भी होता है, कभी सोचो कि सिर्फ साइडों में होता है, नहीं हर जगह होता है, चारों तरफ बिल्कुल सेल्स सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकली होता है, मीन्स चारों ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर बॉल बन जाती है पूरी। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्योंकि ये एसोसिएट हुआ, अब तुम कहोगे हमने अलग कैटेगरी क्यों बनाई, है ना, मल्टी ना कह देते इसको, इसमें भी तो बहुत सारे हैं, यस और नो। तो माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, मेरे तो आया था भाई, कि इनको हमने मल्टी क्यों नहीं कहा कि भाई एक साथ रखे हैं। क्योंकि विशाल मल्टी में वो कैसे भी वो हो सकते हैं आपस में आके, जरूरी नहीं है किस तरफ से आ रहे हो, ऐसे लिख लो एयू को, ऐसे लिख लो एयू को, ऐसे लिख लो एयू को उल्टा, कैसे भी। पर इसमें एसोसिएशन कैसे होती है, बिल्कुल करेक्ट इसी ओरिएंटेशन में वो एसोसिएट होते हैं, करेक्ट ऐसी ही ओरिएंटेशन, एक फिक्स ओरिएंटेशन, तो ही हम इसको क्या कहते हैं, एसोसिएशन हो गया। ठीक है, बाकी डिटेल मैं इसको बाद में बताऊंगी, मैं बस आपको टाइप टाइप नाम नाम याद करा रही हूँ ताकि अगर नाम आ जाए तो याद रहे। एसोसिएटेड कोलॉइड, इसका एग्जाम्पल होता है मिसेले, साबुन और डिटर्जेंट एसोसिएटेड की कैटेगरी में आते हैं। हाथ धोते हो ना तो कौन सा कोलॉइड बनता है, एसोसिएट। कपड़े धोते हो तो कौन सा कोलॉइड बनता है, एसोसिएट। चलो खत्म हो गई क्लासिफिकेशन कोलॉइड, दो टॉपिक बचे हैं इसमें इंपॉर्टेंट, फिर खत्म चैप्टर। ये बताओ विशाल, अगर मैं आपसे पूछूं गोल्ड सोल के बारे में, मल्टी है, मैक्रो है, या ये एसोसिएटेड है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल। मल्टी है, मैक्रो है, या एसोसिएटेड कोलॉइड है। मैक्रो मैक्रो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड है, जो मैक्रो आपने इसे कहा तब था बोल, छोटे छोटे होते हैं। भाई ये छोटे छोटे होते हैं पर ये एक दूसरे के हाँ साथ इकट्ठे होते हैं। हाँ, आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मल्टी मतलब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तब जाके ये रेंज में आते हैं। हम्म, उसके बाद मैक्रो हम कब कहेंगे, जब, देखो इसका तो, ये मैक्रो थोड़ी एक छोटा सा ही तो पार्टिकल है, मैक्रो कहेंगे जब इसमें कार्बन ही कार्बन 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 नॉन स्टॉप लंबी चेंज आ रही हो, सब पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पता नहीं क्या क्या जुड़ा हो। देखो आप देख, ये तो तुम, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, मैंने उसमें बता दी थी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, कितनी बार होता है ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूला, तब जाके स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, उसे मैक्रो कहेंगे। मुझे अब ये बताओ, गम, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, रबर, ये मैक्रो है, मल्टी है, या एसोसिएटेड है। मैक्रो मैक्रो। अगर इनको ही लायोफिलिक और फोबिक के कैटेगरी में पूछूं तो, लायोफिलिक गुड। और गोल्ड सोल और सल्फर सोल और फोबिक सल्फाइड, हाँ इनको पूछे तो लाइफोबिक में आएंगे, और ये मल्टी में आएंगे अगर दूसरी कैटेगरी में पूछूं तो। ये आपको करना है, सोप बताओ, सोप सॉल्यूशन, ये एसोसिएटेड है एसोसिएटेड मल्टी,
एसोसिएटेड, इसे मिसैले भी कहते हैं, मिसैले, क्योंकि मिसैले, इसको मिसैले बोलते हैं, एक मिसैले है ये। इस ग्रुप को मिसेल्स कहते हैं, मिसेल्स, ठीक है, मिसेल्स फॉर्मेशन। एक गुच्छे में 100 एंड मोर होते हैं, 100 और मोर, कम नहीं होते, 100 एंड मोर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड। अगर आपको ये याद हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आर यू रेडी? ब्रेक लेना तो ले लो, अगर मैं, हाँ चलिए फिर। विशाल, एक बार ना रिकॉर्डिंग को ना स्टॉप करके दूसरी स्टार्ट कर लो, ताकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे से